होगा। ये खुशनुमा माहौल और चेहरे पर खुशी बताती है कि मुलाकात अच्छी और बातचीत सुखद रही। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में बिहार की 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बातचीत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, अब निर्णय उनको लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंभीरता पूर्वक सबकी बात को सुने हैं, तो हम लोग एक भरोसा है कि हम लोगों ने जितनी बात कही है उस पर जरूर गंभीरता पूर्वक। आगे अगर केंद्र सरकार बात नहीं मानती है तो क्या होगा? क्या प्रदेश में अलग से कराएंगे? तो अभी तो हम सब लोग आए हैं और अपनी बात रखें। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये सिर्फ बिहार की मांग नहीं बल्कि पूरे देश की मांग है। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। बैठक में शामिल सभी नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के पक्ष में कोई निर्णय लेंगे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखें और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। हम लोगों ने बताया है वो बहुत गौर से सुने हैं, उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, ये बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे। सिर्फ ये 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है। दरअसल जातिगत जनगणना का ये मुद्दा फिर से तब गरमाया जब संसद में केंद्र सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। वैसे तो दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन बिहार विधानमंडल से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और बीजेपी ने पंचायती राज चुनाव के लिए कमर कस ली है। भले ही बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर ना हो रहे हों, लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ रहे अपने कार्यकर्ताओं की मदद करेगी। पार्टी की तरफ से पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी हुआ। पंचायत चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। वैसे बिहार में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया है कि अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी की सोच वाले उम्मीदवारों का हर संभव मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी से जो भी सिंपैथी रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अगर वह पंचायत स्तरीय चुनाव लड़ेंगे तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। और जाहिर बात है कि अगर कोई भाजपा का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो भी हमारे दल के समर्थक है उसका साथ देंगे। पंचायत चुनाव के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सशक्त पंचायत आत्मनिर्भर बिहार नाम से एक पुस्तिका का विमोचन किया। पुस्तिका के कवर पेज को देखकर ही पता चल जाता है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। पुस्तिका के अंदर सरकार की उपलब्धियों को तुलनात्मक तरीके से गिनाया गया है। जैसे कांग्रेस ने 5 साल में 65,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो मोदी सरकार ने 5 साल में 2,292 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मनरेगा में कांग्रेस ने 2013-14 में 33,000 रुपए खर्च किए।
तो मोदी सरकार ने 2019-20 में 61,084 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का निर्णय लिया गया। 2023 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। गरीबों को घर के लिए मिलने वाली मदद को 35,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। शौचालय के लिए 1,200 रुपए को बढ़ाकर 12,000 किया गया। बिहार के हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला। बिहार के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हर गांव में आरटीपीएस काउंटर को सक्रिय किया जाएगा। हर पंचायत में जमीन खरीदकर मुक्तिधाम का निर्माण। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का होगा निर्माण। कई डिसीजंस ऐसे हैं जो पंचायती राज को मजबूत करता है। हम लोग धीरे धीरे पंचायत केंद्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पूरा सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं। पंचायत सरकार का भवन का काम हम लोग गति से बढ़ा रहे हैं। अभी तक लगभग 3,000 से अधिक पंचायत सरकार भवनों में हम काम लगाए हुए हैं और आगे हम लोगों का टारगेट है कि जब चुनाव खत्म होंगे तो लगभग 4,000 जो बचे हुए 4,500 पंचायत सरकार भवन है उसमें हम लोग काम लगाएंगे। बीजेपी बिहार में लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगी है। पंचायत चुनाव से पहले ये कोशिश भी उसी मिशन का हिस्सा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पारस ने कहा कि पासवान जी ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी थी, जिसे केंद्र सरकार ने भी मानते हुए केंद्रीय मंत्री बनाया। चिराग पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब जमुई की जनता ने उन्हें नकार दिया है तो वे हाजीपुर में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पासवान जी की जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वर्गीय पासवान जी का उत्तराधिकारी मुझको ही माना और उनके बदले भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर में मेरा शपथ है। चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, पीठ में चुनाव होगा नहीं होगा, किसने होगा, आज मैं भी मीटिंग में बता दिया हूँ कि क्या कारण था। पार्टी जमुई की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, तुम हाजीपुर में खाक छान रहे हो। अच्छी बात है, लड़े, हम उसको निमंत्रण देते हैं कि तुम लड़ो, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेगा, जनता की फैसला करेगी, जिसके पक्ष में होगा वो होगा। बीजेपी विधायक और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। बीजेपी नेतृत्व का आभार जताते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि वे हर जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए राजनीति में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जेपी नड्डा साहब का और साथ साथ तेजस्वी सूर्या जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैं कार्य समिति के सदस्य बन सकूँ राष्ट्रीय लेवल पर। तो उन लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने हर वक्त कहा है, जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, कि पार्टी मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेगी उसको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी। एंड वो कहते ना कि अगर यूथ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। और इंडिया का तो अगर हम पास्ट भी देखें तो हमें पता है कि यूथ सबसे ज़्यादा बुलंद रहा है, पॉलिटिकली एक्टिव रहा है। तो आज की डेट में अगर हम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम में शामिल हुए हैं और संगठन को मजबूत करने का मौका मिला है, तो डेफिनेटली एक तरह से हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और अच्छा लग रहा है जान के कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो इतना भरोसा हम पर रखते हैं। श्रेयसी सिंह के साथ अनमोल शोभित को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। अनमोल ने कहा कि वे बिहार में आईटी और सह संयोजक के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ गया है, जिसे निभाने के लिए वे तैयार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे संगठन महामंत्री BL संतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है
और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि इस मौका जो मुझे मिला है इसको मैं पूरे तन मन धन से जो भी कार्य मुझे मिलेगा उसको पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन ने नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसके तहत इंटर सत्र 2021-23 की छात्राओं को अब खुले बाल के साथ कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन के इस फैसले का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। कॉलेज प्रबंधन का अजीबोगरीब फरमान। सुंदरवती महिला महाविद्यालय में ड्रेस कोड। कॉलेज में खुले बालों पर बैन। सेल्फी लेने पर सख्त पाबंदी। भागलपुर में सुंदरवती महिला कॉलेज का एक नया आदेश चर्चा का विषय बन गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इंटरमीडिएट की छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। फरमान आते ही विरोध भी शुरू हो गया है। नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए रॉयल ब्लू कलर की कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजा, काले जूते और बालों में 2 या 1 चोटी, जबकि सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू कलर का ब्लेजर और कार्डिगन पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। +2 ब्रैकेट में इंटर की छात्राओं को 2021 से नया ड्रेस कोड में आना है। उस ड्रेस कोड में जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बोलता है वो ड्रेस कोड है। अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो लिखित रूप से सुझाव दें। नए ड्रेस कोड को लेकर छात्र संगठनों और छात्राओं ने विरोध भी जताया है, जबकि कई संगठनों की ओर से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया गया है। ड्रेस कोड वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्रेस कोड सही नहीं लग रहा है। अभी का जो ड्रेस है वही ठीक लगता है। तो हम लोग के भलाई के लिए ही निकाला गया है, ताकि कॉलेज में अच्छा रूल लगे, अच्छा हो, ताकि हम लोग के जूनियर अच्छे से रहे। फिर हम लोग को देख के तो उन लोगों का भी लगेगा ना, तो इसी वजह से ये कानून लागू किया हुआ है। बात सिर्फ ड्रेस कोड तक ही सीमित नहीं है। प्रबंधन ने कॉलेज परिसर में छात्राओं के सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल ड्रेस कोड को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की सिफारिशों के बाद कॉलेज प्रबंधन ने इस आदेश को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। समस्तीपुर में महज 10 रुपए के लिए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शकील यादव है, जिसका रविवार शाम को नाव के भाड़े को लेकर विवाद हुआ था। आज उसे घर के सामने गोली मार दी गई। हत्या का आरोप रणवीर यादव पर लग रहा है, जिस पर पहले से भी हत्या का मामला दर्ज है। रोसड़ा के डीएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना का कारण ये बताया जा रहा है कि ये लड़का जो शकील यादव है वो नाव चलाता है उस इलाके में, और शायद जो रणवीर यादव है उसका बड़ा भाई से उसने पैसा ले लिया था। इसी बात को लेके कल रात में पक्षक हुआ था और उसी पक्षक में जो है फिर बाद में मतलब गोली चला दिया उसने। मुजफ्फरपुर के इमामगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां खास महल की जमीन पर सालों से लोग घर बनाकर रह रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम जमीन खाली कराने पहुंची थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी मकान बनाने में लगा दी और अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बाद में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया और जमीन को खाली कराया। वहीं टूटे हुए मकानों के मलबे से लोग अपनी जरूरत के सामान निकालते दिखे। खास महल की जमीन है जिस पर महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय और विद्यालय दोनों अवस्थित है। वर्षों से स्थायी और अस्थायी, परमानेंट एंड टेम्पररी दोनों टाइप का अतिक्रमण यहाँ पर करके रखा गया था। मामले पर एक माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। उसके आदेशानुसार ये इनक्रोचमेंट ड्राइव खाली कराया जा रहा है।
टीसी मिलने में देरी और रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए भोजपुर के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रों ने तोड़फोड़ की। 10वीं पास छात्रों का आरोप है कि उन्हें टीसी लेने के लिए स्कूल में बुलाया गया था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घंटों इंतजार कराने के बाद टीसी देने से मना कर दिया। जबकि मंगलवार को कॉलेज में एडमिशन की आखिरी तारीख है। वहीं प्रिंसिपल ने बताया कि एक साथ सैकड़ों छात्रों को टीसी देना संभव नहीं है और छात्रों को मंगलवार सुबह स्कूल बुलाया गया था, लेकिन छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। सब लड़का लोग शांति से बैठा हुआ थे, वो लोग अपने बदमाशी करते हैं, लेकिन ये अचानक आके बोली कि हम साइन करेंगे ही नहीं। इस पे वो लोग पूरा गुस्सा के तोड़ यहाँ पे टीसी के लिए कब से आए, लेकिन टीसी को यकीन नहीं, कब से बच्चा लोग कुछ मिला और अचानक मैम बात करी हम साइन नहीं करेंगे। सब बच्चा लोग गड़बड़ हो गया जब साइन नहीं करेंगे। जो कुछ समय दिया गया है, कल अर्ली मॉर्निंग आकर वो लोग टीसी कलेक्ट करें, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें आज ही चाहिए और इसके अगेंस्ट उन्होंने तोड़फोड़ और हल्ला मचाया। मधुबनी के यश झा को राष्ट्रीय स्तर की लेखनी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्थानीय वीरों पर गाथा लिखने की अपील की थी, जिसके बाद यश झा ने बाबू, दाई अम्मा और मीना जंग जिंदगी से की रचना की, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला। युवा महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री ने यश झा को सम्मानित करेंगे और इससे पहले न्यूजीलैंड की पीएम भी यश झा की तारीफ कर चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए यश ने कोरोना मरीजों की मदद की थी। यश मधुबनी के पोल स्टार स्कूल के छात्र हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी आकाश यादव को पद से हटाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने पार्टी नेताओं पर ही हमलावर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें घेरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही। साथ ही कहा कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई भाई को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि हरियाणा का एक शख्स जो पार्टी में डेरा जमाए बैठा है, उसके बारे में जगदानंद सिंह जी क्यों कुछ नहीं बोलते। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जगदानंद सिंह का हैसियत नापने वाला तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह ने पहचानने से इनकार कर दिया है। तेज प्रताप की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों का जवाब भी जगदानंद ने दिया और स्पष्ट कहा कि वे तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के लिए उत्तरदायी हैं, वे लालू को ही जवाब देंगे। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेज प्रताप के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि वे पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं हैं। जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया, ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक जनरल कंसेप्शन है जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। पटना के महावीर मंदिर पर राम नगरी के हनुमानगढ़ी पीठ ने अपना दावा जताया है।
हनुमानगढ़ी पीठ की ओर से इस संबंध में अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया। हनुमानगढ़ी में गद्दी नशीन प्रेमदास ने पटना के महावीर मंदिर को हनुमानगढ़ी की संपत्ति बताया है। अयोध्या सिविल कोर्ट में वाद दायर होने के बाद 300 वर्ष पुराने इस मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वर्तमान में गुजरात के पूर्व डीजीपी कुणाल किशोर इस मंदिर के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मामले को लेकर रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या के पंचों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से महावीर मंदिर पटना पर आईपीएस कुणाल किशोर की दावेदारी को गलत बताया गया। मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए महेंद्र दास को नया महंत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सूर्यवंशी दास को पुजारी नियुक्त किया गया। साफ है कि हनुमानगढ़ी के इस कदम के बाद पटना महावीर मंदिर पर वर्चस्व की लड़ाई और तेज होगी। बीते 3 दिन से गंगा के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन उत्तर बिहार की कई नदियां फिर से उफान पर हैं। अररिया के पलासी प्रखंड में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर पर धर्मगंज पंचायत के कई गांव नूना नदी की वजह से एक बार फिर परेशान हैं। नेपाल के तराई इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद नूना नदी के चतराधार में अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न घाटों पर 300 से अधिक नाव दिया गया है, लेकिन तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी नाव से लगातार पानी रिस रहा है और मरम्मती के नाम पर रिसने की जगह पर मिट्टी साट कर काम चलाया जा रहा है। भर तो चलाए हैं, नाव वाला भांग गया, फूट गया है और गए हैं वहाँ दरखास्त देने के लिए, दरखास्त दिए, लेकिन फिर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मरम्मत का मतलब कुछ। बिहार सरकार या यूं कहें कि खुद सीएम बाढ़ पीड़ितों के दुख दूर करने को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन कई जगह अधिकारियों की लापरवाही से पीड़ित परेशान हैं। बिहार में बाढ़ के बीच कई तस्वीरें आती हैं, जिससे पता चलता है कि मुश्किलों के बीच भी जिंदगी चलती ही रहती है। दरअसल बिहार के कई गांव में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। गांव में बाढ़ का पानी भरने से लोगों को नाव के सहारे ही जाना पड़ रहा है। शादी बारात भी नाव पर ही हो रही है। दूल्हा हो या दुल्हन, सभी को नाव का ही सहारा है। हर दुल्हन की ये चाहत होती है कि जब वो शादी के बाद पहली बार अपनी ससुराल पहुंचे तो धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जाए। लेकिन भागलपुर में एक दुल्हन का सपना उस वक्त बिखरता हुआ नजर आया जब वो शादी कर ससुराल पहुंची तो उसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उसने अपने पति के साथ नाव पर चढ़कर अपनी ससुराल तक पहुंचना पड़ा। इतना ही नहीं, जब वो ससुराल पहुंची तो वहां घर भी पानी में डूबा था। सबौर में दूल्हा दुल्हन को अपने घर की छत पर उतरना पड़ा, क्योंकि घर का निचला तल्ला पानी से लबालब भरा हुआ था। पहली बार इतना पानी देखकर दुल्हन प्रियंका डर गई। हालांकि पानी को जिंदगी का हिस्सा मान चुके ससुराल वालों ने प्रियंका को समझा बुझाकर उसका डर दूर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। आपको बता दें कि बुधवार को जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से सीएम पटना पहुंचे, तब मीडिया से बातचीत कर सीएम नीतीश ने इस बाबत खबर मिलने की बात कही थी। अब ट्वीट में सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को उन्होंने मिलने का समय दिया है। आकाश यादव को छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद आरजेडी के अंदर विवाद गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के साथ साथ पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदानंद सिंह और तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये कयास